आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आज अपने को क्या करना है कि अपनी क्लास 10 मिनट पहले ही खत्म हो जाती है ना, टाइम से पहले। तो आज आप जाएंगे नहीं जब तक मैं नहीं कहूंगा। अपनी क्लास का टाइम है 9:40 से 10:20 का, है ना। तो बीच में अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो मैं वापस जोड़ने की कोशिश करूंगा। आप लोग जाए नहीं क्लास छोड़ के, 10:20 तक का अपना टाइम है। समझ में आ रही बात? यस सर। आज हम देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। काम का टॉपिक है न्यायाधीशों की नियुक्ति। 12th में भी काम आएगा आपके, यहाँ भी काम आएगा, है ना। तो इसको ध्यान से देखना है। देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति में कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है। एक तो पद्धति कौन सी है, ये याद रखना है। तो कौन सी है? कोलिजियम व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? कोलिजियम व्यवस्था है। ये थोड़ा सा नाम याद रखना है। इससे पहले क्या था उसमें नहीं जाना। न्यायिक नियुक्ति आयोग था, उसके जरिए होता था, वो एक अलग सिस्टम है, हमें उसमें नहीं जाना। दूसरी चीज, नियुक्ति को किस प्रकार से विवाद रहित और निष्पक्ष बनाया जाए। विवाद रहित और निष्पक्ष बनाया जाए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि यदि निष्पक्ष न्यायिक नियुक्ति नहीं हुई तो उस पर क्या उठ जाएंगे? सवाल उठ जाएंगे। और जब सवाल उठेंगे तो उस न्यायिक व्यवस्था की वैल्यू नहीं रहेगी। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? कि जैसे मान लो अभी आरएस पे सवाल उठ रहे हैं कि मंत्री जी के कुछ जो निकट संबंधी हैं उनके पूरे में से पूरे नंबर इंटरव्यू में क्यों आ गए, है ना। तो ऐसे अगर सवाल उठे तो उस व्यवस्था पर कहीं ना कहीं जनता का, आम उम्मीदवारों का, आम नागरिकों का विश्वास नहीं होता। तो नियुक्ति कैसी होनी चाहिए? विवाद रहित होनी चाहिए और निष्पक्ष। और फिर ये इनका पार्टियों से क्या संबंध रहे, पार्टियों से क्या संबंध है या संबंध रहे, ये भी एक सवाल है। सरकार से कैसा संबंध हो, सरकार से कैसे संबंध हो, ये भी एक सवाल है। और नौकरशाही, नौकरशाही से कैसे संबंध हो। प्रतिबद्ध नौकरशाही भी हो सकती है, प्रतिबंध नौकरशाही। इतने सवालों का अगर हम जवाब लेते हैं तो न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे समझ में आ जाती है। सवाल तो लिख लो। न्यायाधीश की नियुक्ति को स्पष्ट कीजिए। न्यायाधीश की नियुक्ति को स्पष्ट कीजिए। सवाल क्या है? अब दिख रहा है ना प्रॉपर? न्यायाधीश की नियुक्ति को स्पष्ट कीजिए, है ना। सवाल ये है। पहला देखो, पद्धति, कोलिजियम व्यवस्था इसमें हमारे यहाँ पाई जाती है। अब इसमें दो चीजें हैं, आपके सिलेबस में ये सिर्फ नाम ही दे रखा है, नाम भी शायद नहीं है ये, है ना। पद्धति के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है, क्योंकि अपने बाद में काम आएगी। देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग था, वो आयोग न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उस आयोग के बारे में अपने को डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है, अपने को इतना जानना है कोलिजियम व्यवस्था क्या होती है। बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें 4 मुख्य न्यायाधीश, कितने लोग? 4 अन्य और 1 मुख्य, 1 मुख्य और 4 अन्य, ठीक है। टोटल कितने न्यायाधीश हो गए? 5। ये 5 न्यायाधीश कुछ नाम किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे। और राष्ट्रपति जी उनमें से क्या बना देंगे? न्यायाधीश बना देंगे। क्या बना देंगे? न्यायाधीश बना देंगे। यही व्यवस्था क्या है? कोलिजियम व्यवस्था है। लिख लो, कोलिजियम व्यवस्था क्या है। तो क्या है? देखो, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, हमारे यहाँ न्यायालय में वरिष्ठता का सिद्धांत चलता है।
कौन सा सिद्धांत चलता है? वरिष्ठता का, है ना। वरिष्ठता क्या होती है? सीनियरिटी। आपने देखा होगा अगर हम जिमने जाएं कहीं तो सबसे पहले बुजुर्ग जिमते हैं, फिर बड़े, है ना। वो तो एक अलग बात है, प्रेम से बच्चों को जिमा देते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन सबसे पहला नंबर सीनियरिटी में दादाजी का आता है, फिर पिताजी का, फिर माँ का, फिर हमारा, ऐसे आता है। यहाँ भी यही है कि जो सबसे बड़े न्यायाधीश है वो मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं। तो एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए, फिर जो सीनियरिटी में, है ना, उम्र में ज्यादा है, जिनका अनुभव ज्यादा है, वो 4 अन्य न्यायाधीश। ऐसे मिलकर टोटल कितने हो गए? 5। ये 5 न्यायाधीश किसका नाम सुझाएंगे? आने वाले न्यायाधीशों का नाम सुनाएंगे, सुझाएंगे। किसको सुझाएंगे? राष्ट्रपति जी को बताएंगे। राष्ट्रपति जी उनमें से किसी एक नाम को, जितनी वैकेंसीज हैं उतने नामों को सिलेक्ट करेंगे और उनको न्यायाधीश बना देंगे। बताओ भाई, क्या समझ में नहीं आया? छवि, प्रिया, कॉलेजियम व्यवस्था में कोई दिक्कत आई क्या? सर। क्लियर है? नो सर। सिंपल सी बात। कितने टोटल न्यायाधीश? 5। 5। एक तो कौन सा? मुख्य। 4 कौन से? अन्य। और मिलकर नाम किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी क्या करने वाले? उनमें से क्या बना देंगे? न्यायाधीश बना देंगे। कौन सी व्यवस्था कहलाती है? कॉलेजियम व्यवस्था कहलाती है। वर्तमान में यही चल रही है, ठीक है। एक सर किसके नाम देते हैं ये? क्या? सर किसके नाम देते हैं ये न्यायाधीश? न्यायाधीशों के नाम देंगे। मतलब किस में से चुन के देते हैं, कहाँ से देते हैं? अरे भाई, जो न्यायाधीशों की प्रतियोगिता होती है, न्यायाधीश कौन बन सकता है? आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में पढ़ा था, 10वीं क्लास में पढ़ा था। संसद सदस्यों की योग्यता पढ़ी थी क्या 10th में? कितने वर्ष की होना चाहिए लोकसभा में उम्र? 25 वर्ष। तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति कहीं पढ़ा था कि न्यायाधीश बनने के लिए 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए? नहीं पढ़ा था क्या? यस सर। तो वही तो योग्यता है कि न्यायाधीश कौन से आ सकते हैं। ये योग्यता 10th क्लास में हमने बहुत डिटेल से पढ़ी थी। कानून का जानकार होना चाहिए, 65 वर्ष की आयु से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 वर्ष तक वकालत होना चाहिए। 10th की किताब उठा के देखना आप आज, है कि नहीं है? उसमें सारी डिटेल अपने ने पढ़ी थी, अपने पढ़ी थी वहां, है ना। अब बताओ, और बताओ क्या पूछना है? समझ में आ गया? तो कानून का जानकार जो वाकई न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसी का नाम दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी है किसी रास्ता चलते का उठा के दे देंगे। अब इसकी शर्तें आप घर जाके देखना आज, है ना। 10 वर्ष का वकालत होना चाहिए, 5 वर्ष किसी न्यायाधीश में न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए, 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार होना चाहिए। ये सब शर्तें हैं, है ना। आपने पढ़ा नहीं 10th में अच्छे से? नहीं तो ये समस्या नहीं आती। देखो नियुक्ति, देखो किसी विवाद रहित और निष्पक्ष होनी चाहिए। जो व्यक्ति आ रहा है उसके पीछे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नेता आ जाते हैं, मर्डरिस्ट होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, बड़े बड़े आरोप उन पे लगे होते हैं, फिर भी वो क्या बन जाते हैं? नेता बन जाते हैं। ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा विवाद, नियुक्ति से संबंधित भी विवाद ना हो। ये भी एक बड़ी बात है कि स्पष्ट रूप से निष्पक्षता से उसकी क्या हो? नियुक्ति हो, और कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं हो, दाग नहीं हो। और जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक बात आप वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, अगली बार अपन पढ़ेंगे निष्पक्ष न्यायालय या न्यायालय को निष्पक्ष बनाने के लिए, स्वतंत्र बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो वो सिद्धांत याद रखना अब, है ना। सिद्धांत क्या है? न्यायालय को, देखो न्यायाधीश को लाता तो कौन है भाई? लायक नहीं? यस सर। राष्ट्रपति किसको लेकर आया? न्यायाधीश को। इसका मतलब नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति को और क्या कह सकते हैं? कार्यपालिका। बताओ, है कि नहीं है? राष्ट्रपति किसका भाग होता है? कार्यपालिका का। और कार्यपालिका को क्या कह सकते हैं? यस या नो? यस सर। राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का हिस्सा। कार्यपालिका को क्या कह सकते हैं? सरकार।
तो अब याद रखना, नोट लगा के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काम आएगा, है ना। न्यायाधीश की नियुक्ति में, न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका महत्वपूर्ण होती है। न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका महत्वपूर्ण होती है, जबकि जबकि उसे पद से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए विधायिका महत्वपूर्ण होती है। विधायिका महत्वपूर्ण होती है। अब ये बात बहुत काम की है, आप सबको याद होनी चाहिए। अब मेरा एक सवाल, सबने लिख लिया? राष्ट्रपति सॉरी न्यायाधीश की नियुक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट कौन? कार्यपालिका। किस चीज में? नियुक्ति में। कल मैं पूछूंगा फिर याद नहीं रहेगा, देखना कल की क्लास में शुरुआत यहीं से होगी। मेरा पहला सवाल यही होगा कि न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, और आप में से 50% बच्चे नहीं बता पाएंगे, है ना। भाई सोया मत करो, क्लास में आए हो तो समझा करो, है ना, नहीं आए तो पूछा करो। देखो न्यायाधीश की नियुक्ति में योगदान किसका रहा? कार्यपालिका का। कार्यपालिका हटाने का विधायिका का। के जरिए, महाभियोग के जरिए। अब ये भी याद रखना, किसके जरिए? महाभियोग के जरिए। अब बताओ ये क्या दर्शा रहा है हमें? न्यायाधीश के पद की सुरक्षा, लिखो सवाल लिखो, न्यायाधीश की पद की सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की गई है? न्यायाधीश के पद की सुरक्षा कैसे की गई है? न्यायाधीश के पद की सुरक्षा कैसे की गई है, इसका अथवा भी लिख लो। न्यायाधीश के पद को सुरक्षित, न्यायाधीश के पद को सुरक्षित करने के लिए क्या कार्य किया गया है? बताओ किसको आंसर नहीं आया? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो तीसरा चीज देखो, अब यहाँ अपवाद भी है ना। एक उदाहरण देखो, आप अपन पढ़ेंगे अगली साल आपातकाल। क्या पढ़ेंगे? आपातकाल। मूल अधिकार पढ़े थे क्या? यस सर। देखो मेरी एक आदत है, जब मैं एक चीज बता देता हूं तो फिर पूछने का हकदार हो गया ना। अरे जब मैंने कोई चीज पढ़ा दी तो उसके बाद पूछने का हकदार तो मैं हो ही गया, है ना। देखो Yes. अब बताओ आपातकाल कब लगाया गया था? नहीं है याद? बताया था मैंने 1975 में। 1975 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। ऐसे जवाब आए तब आनंद आता है ना। 25 जून 1975 को क्या लगाया गया था? आपातकाल। और आपने बहुत ध्यान से अगर मूल अधिकार पढ़े हो तो मैंने कहा था 21वीं आर्टिकल को भी छीन लिया गया था। क्या था जी बताओ? जीवन व देह की स्वतंत्रता। बहुत बढ़िया बात। क्या खत्म कर दिया गया था? जीवन व देह की स्वतंत्रता। बहुत बढ़िया बात। निखिल बोल रहा है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया बात। देखो 25 जून 1975 को क्या लगाया गया? आपातकाल। क्या छीन लिया गया? आर्टिकल 21। क्या छीना गया? जीवन और देह की स्वतंत्रता। अब देखो ये क्या मामला था, है ना। अब समझ में आएगा, क्योंकि ये याद नहीं आता तो समझ में नहीं आता। देखो न्यायाधीश की नियुक्ति में हमने कौन सा सिद्धांत दिया था अभी? वरिष्ठता का। कौन सा दिया था भाई? दिया था कि नहीं दिया था? वरीयता का आधार दिया था। किसका आधार दिया था? वरीयता का। जो उम्र में सबसे ज्यादा, अनुभव में सबसे पहले, वो ही न्यायाधीश बनेगा। यही बात थी, बताओ थी कि नहीं थी? अब मामला क्या गड़बड़ हुआ? इंदिरा गांधी जी ने
1975 में 3 मुख्य न्यायाधीश ए बी सी और डी, ये 4 लोग हैं। बताओ भाई पहले न्यायाधीश कौन बनेगा? डी। ए बनेगा ना भाई। सीरियल क्रम से अगर देखें 1 2 3 और 4, सबसे पहले नंबर किसका आएगा? एक का। फर्स्ट। 1 का आएगा या 1 का आएगा? वरीयता क्रम इसी तो कहते हैं। हाँ। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इस क्रम को फॉलो नहीं किया और किसको उठाकर क्या बना दिया राष्ट्रपति? डी वाले को, चौथे नंबर वाले को। और ये कौन था? ए एन रे। ठीक है, इनका नंबर तीसरा या चौथा था? हाँ, चौथा नंबर था इनका। ठीक है ना? ए एन रे चौथे नंबर के न्यायाधीश को क्या बना दिया? मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था वो सुन लो। इसके पीछे लॉजिक ये था कि ये इंदिरा जी के खास थे। क्या थे? इंदिरा जी के खास थे, इसीलिए इंदिरा जी ने इनको गिफ्ट दिया, क्या बनाकर? मुख्य न्यायाधीश बनाकर। समझ रहे हैं मेरी बात? भाई इनका नंबर कब आता? जब ये 3 पहले ही मुख्य न्यायाधीश बन चुके होते। बात समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है? लेकिन सर आ रही है प्रधानमंत्री न्यायाधीश। थोड़ी बनाता है मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री बनाएगा और कौन बनाएगा? सर आपने भी तो राष्ट्रपति बताया था ना। बहुत बढ़िया बात बेटा। कार्यपालिका में कौन आता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी बात पे काम करता है? प्रधानमंत्री। फिर क्या पढ़ा था इतने दिन? अरे किसकी सलाह पर काम करेगा राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री उसके की। मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। ये बात पढ़ी थी ना पढ़ने? यस सर। बहुत बढ़िया बात है ना। चलो अब ध्यान रखना, राष्ट्रपति नाम मात्र का था बेटा, पढ़ाओ तो आपने। सलाह किसकी मानेगा वो? सरकार की, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की। और उसकी सलाह के लिए बाध्य है, मानना ही पड़ेगा, है कि नहीं है? तो प्रधानमंत्री हुआ डायरेक्ट रूप से देखे तो, है कि नहीं? तो प्रधानमंत्री ने इनको क्या बना दिया? मुख्य न्यायाधीश। जबकि बनने का नंबर कौन सा था इनका? चौथा। पहले 3 बनते तब इनका नंबर आता। बताओ बात सही है कि नहीं? ए एन रे का नंबर कौन सा था? चौथा। जबकि इंदिरा गांधी जी ने बना दिया इनको सबसे पहले, यानी कि गिफ्ट दिया किसको? ए एन रे को। तो ए एन रे भी तो गिफ्ट देंगे ना। इन्होंने कहा इंदिरा चाहे तो जीवन और देह का अधिकार भी क्या कर सकती है? छीन सकती है। ये लो, कर दी भरपाई, है कि नहीं? और इसी कारण से आपातकाल में ये अधिकार छीना गया था। समझ में आया? ईमानदारी से बताना, समझ में आया क्या? हाँ सर। बैठ गया यस मामला? सर। बैठ गया तो 4 नंबर पर गए आपके 12th के, है ना? 12th बोर्ड में सवाल आएगा कि ए एन रे की नियुक्ति विवादास्पद क्यों थी? बताओ भाई क्यों थी? क्योंकि इनका वरीयता में नंबर नहीं आ रहा था। इनका नंबर कब आता? चौथे नंबर पर आता। और इनकी नियुक्ति कौन से नंबर पर हो गई? पहले नंबर पर। तो ये फर्जीवाड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो ये विवाद यस था। सर। दूसरा देखो, किसको उलांग दिया, किसको नष्ट कर दिया? वरीयता क्रम को नष्ट कर दिया। किसने कर दिया? इंदिरा जी ने कर दिया। तो ये भी गिफ्ट देंगे, है कि नहीं? ए एन रे ने भी पूरा किया अपना वादा और अधिकार जो इंदिरा जी चाहे वो कर दिया। कुल मिला के दोनों ने एडजस्ट करके देश के 12 बजा दिए। बताओ क्या समझ में आया? बैठा मामला? अब मोटी मोटी बातें यस क्या सर। याद रखनी है? कोलिजियम व्यवस्था क्या होती है? कोलिजियम व्यवस्था क्या होती है? कितने न्यायाधीश होते हैं? 5। 5। एक मुख्य और 4 अन्य। और 4 अन्य। और अन्य। मिलकर क्या करते हैं? न्यायाधीश को नाम देते हैं। न्यायाधीश को कहते हैं। न्यायाधीश उनमें से क्या करता है? फाइनल करता है। और न्यायाधीश जो भी काम करता, राष्ट्रपति फाइनल करता है। राष्ट्रपति जो भी फाइनल करता है वो किसके कहने पर करता है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के कहने पर करता है। एक बात क्लियर? दूसरी, नियुक्ति के समय कोई विवाद ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि न्यायाधीश में ही विवाद है तो क्या न्याय करेगा वो? समझ रहे हो ना? देखो देसी भाषा में सीखोगे ना तो ये चीजें सारी क्लियर होती चली जाएंगी। देखो निष्पक्ष, इसका मतलब ये विवाद भी नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी पार्टी विशेष का नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पार्टी से संबंध हुआ, ए एन रे किसके खास हो गए? इंदिरा गांधी के खास हो गए, जबकि खास नहीं होना चाहिए था।
उनका तो कोई पक्ष था ही नहीं, है ना, वो किसी पार्टी से संबंधित हो ही नहीं सकते। जैसे राष्ट्रपति किस पार्टी के हैं अभी वर्तमान में? रामनाथ कोविंद जी किस पार्टी के हैं? किसी पार्टी के नहीं, है ना। राष्ट्रपति की कोई पार्टी नहीं होती, वो निष्पक्ष होता है, निर्विरोध होता है। राष्ट्रपति बनने के बाद पूरा देश ही उसका होता है ना। तो ये भी न्यायाधीश का भी कोई पार्टी नहीं होती, कोई समूह नहीं होता। तो पार्टियों से क्या संबंध है? किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आप देखो, अगर संबंध नहीं हो जाए तो क्या मोदी जी के खिलाफ फैसला दे पाएंगे? क्या नहीं। तो क्या आपके मूल अधिकार आपको मिलेंगे? क्या? क्योंकि मूल अधिकार किसके विरुद्ध मिले थे? राज्य के विरुद्ध। राज्य कौन है? सरकार। सरकार में कौन है? मोदी जी, गहलोत साहब। और हम कहा जा सकते हैं सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिर उनसे मिल गए तो फिर जजमेंट दे ही नहीं सकते। इसीलिए निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। पार्टियों से इनका संबंध नहीं होता है। सरकार से कैसे संबंध होते हैं? बिल्कुल नहीं, निष्पक्ष। किसी सरकार से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य संविधान को लागू करना। यदि कोई ऐसा नियम बनता है जिसमें संविधान की अवहेलना हुई हो, क्या? यदि कोई ऐसा नियम बनता है जिसमें संविधान का उल्लंघन हुआ हो, तो ये फिर क्या करेंगे? उसको लागू करेंगे, उस नियम को निरस्त कर देंगे और फिर नया नियम बनवाएंगे या उसको रोक देंगे। समझ में आया? तो अब एक नोट लगा के लिख लो। संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार, लिख लो। संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार, अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास है भाई? सुप्रीम कोर्ट। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। अब यही काम की चीजें याद रखना। संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। क्या है ये अंतिम व्याख्या? जैसे मान लो ये कोई मेरे पास कागज है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है? एक संविधान है और इसमें कुछ भी XYZ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसको लेकर जिद बहस हो जाती है ना कई बार, कि इसका अर्थ ये नहीं ये है, इसका अर्थ ये नहीं ये है ना। जिद बहस हो सकती है, सामान्य है, मानवीय भूल है। तो ऐसी स्थिति में सही क्या है कि नहीं है? जैसे मान लो मैंने ये लिखा संबंध। अब आप कह रहे हो भाई ये तो घर वाला संबंध है, रिश्ते वाला। मैं कह रहा हूं ये तो दोस्ती वाला है। आप एक तीसरा कहता है नहीं तो भगवान वाला संबंध है, भगवान और भक्त का। अब क्या माने, किसकी सही माने? अर्थ कितने हो गए? 3 हो गए। निर्णय क्या होना है? 1। वैसे में फाइनल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसे ही अंतिम व्याख्या का अधिकार कहा गया है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट कह देगा वो फाइनल मानी जाएगी, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। बताओ क्या दिक्कत आई? रोहित, कविता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है। तो सवाल आ जाए, Yes, संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। समझ में आ गया कि जो फाइनल डिसीजन है वो कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। और देखो नौकरशाही, अब ये भी एक थोड़ी सी बीमारी है, अभी इसको ध्यान से समझना है ना। देखो ये क्या बीमारी है? नौकरशाही को वो लोग अपन कहते हैं IAS अधिकारी, सरकारी अधिकारी। समझ रहे हो? ये परमानेंट होती है ना। नौकरशाही को क्या कहते हैं हम? ऐसे याद रख लो, सरकारी अधिकारी। ये बदलते हैं क्या? नो सर। ये तो परमानेंट है। अरे भाई सरकारी नौकर तो रिटायर होके बदलेगा। बदलती कौन सी है? सरकार वाली। बताओ मंत्री बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सांसद बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मुख्यमंत्री बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेंगे ना सारे। बदलेगा कौन ही? नौकरशाही। सर नौकरशाही। हाँ, और नौकरशाही किसे कहते हैं? सरकारी अधिकारियों को कहते हैं। तो इससे भी संबंध कैसे होते हैं? निष्पक्षी होते हैं। न्यायाधीश के संबंध इनसे भी नहीं होते और ये खुल के निर्णय देते हैं। बहुत सारे IASओं को इन्होंने सस्पेंड किया है, बहुत सारे IASओं को सवाल जवाब करते हैं कि भाई तुमने ये काम क्यों नहीं किया। तो ये सब काम किसके हैं? न्यायाधीश के हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
वो है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखना बहुत ध्यान से, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताओ फटाफट। नो सर। क्लियर है? तो मैं पूछ लूं, क्या समझ में आया? पूछ लो सर। ठीक है। ए एन रे थे, वो कौन सी वरीयता के न्यायाधीश थे? चौथी के थे ना बेटा, 3 तो ये थे ही, चौथा नंबर था उनका। कौन सा नंबर था उनका? चौथा। चौथा नंबर। वरीयता क्रम कौन सा हुआ? चौथा। फर्स्ट। चौथा हुआ ना? फर्स्ट तो 3 तो छोड़ ही दिए, चौथा नंबर पे इनको ले आए, चौथे नंबर वाले को नियुक्ति दे दी, है ना। ये ऐसे देखो, जैसे मेरिट में आने वाले का 90%, 80%, 70%, 60%, तो सबसे पहले नंबर किसका आना चाहिए था? 90 का। और ए एन रे के कितने परसेंटेज थे? 60%। 60। तो ये फर्जी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यही है कि ए एन रे के नंबर 60% ही थे, फिर भी इनको न्यायाधीश बना दिया गया। आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार हटाया गया? जीवन व देह की जीवन सुरक्षा। व दैहिक। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना। और आपातकाल लगा किस दिन को था? 25 जून 1975। हाँ, 1975 को। चलो एक सवाल और बता दो, मैंने बताया नहीं है आपको, या शायद बता दिया होगा। ये इसका आधार क्या था? आपातकाल का आधार क्या था? ऐसी चर्चा हुई नहीं, अगर किसी के दिमाग में हो तो अब एक नोट लगा लो, फिर सवाल करते हैं अपना। लिख लो। अब एक बात और, अपने यहाँ एक ही डेट 1800 की है ना, 1885। इसके अलावा कोई भी डेट 1800 की नहीं आएगी, इसलिए मैं गलती से अगर 1800 लिख भी दूं तो आपको 1900 मुझे याद दिला देनी है ना। अपने कौन सी 1800 की है? 28 दिसंबर 1885 वाली है। समझ में आ रही है? किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की हुई थी ना भाई, याद नहीं है आप लोगों को? 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। इसके अलावा कोई डेट 1800 की नहीं है अपने, है ना, सब 1900 की आएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। 28 दिसंबर 1885। देखो ये 3 बार आपातकाल लगा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख लो। भारत में कितनी बार आपातकाल लगा है? 3 बार। भारत में आपातकाल, अब ये कल मैं पूछूंगा आते ही, है ना, कि आपातकाल कितनी बार लगा, और 10% ही बता पाएंगे, है ना। पढ़ा करो भाई, है ना, पढ़ना चाहिए। 3 बार लगा। पहला कौन सा? 62 में चीन युद्ध के समय। कौन से के टाइम लगा? चीन युद्ध के समय। ये पाकिस्तान वाले युद्ध के समय। बताओ कैसे दिन आ गए, है ना, सुबह सुबह पाकिस्तान खान कर दिया, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान युद्ध। और ये लगा था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, तो ये दोनों का आधार तो क्या हो गया? बाहरी आक्रमण। क्या हो गया? बाहरी आक्रमण के आधार पर। और ये किसके आधार पर हो गया? आंतरिक अशांति के आधार पर। अब मेरे सवाल सुनते जाओ, है ना, आप चाहो तो लिख लेना। भारत में कितने आपातकाल लगे हैं? जवाब दो भाई, कितने लगे? 3। आपको जो क्वेश्चन लिखना हो लिख लेना, है ना। 62 के समय किस प्रकार का आपातकाल लगा? चीन युद्ध, भाई आक्रमण, बाहरी आक्रमण वाला। किस प्रकार का लगा? बाहरी आक्रमण। 62 में किस से युद्ध के कारण आपातकाल लगा? चीन। देखो सवाल सुनना, 62 में किससे युद्ध के कारण आपातकाल लगा? चीन। किस प्रकार का लगा? बाहरी आक्रमण। भाई आक्रमण, 65 में कौन सा आपातकाल लगा? भाई बाहरी आक्रमण। ठीक है, और फिर ये क्या था? पाकिस्तान वाला ही था। पाकिस्तान वाला ही था।
और फिर देखो आंतरिक आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर कब लगा 75 T5 है ना। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि ये 65 वाला और 75 वाला ये दोनों ही हटाए कब गए थे 77 में हटाए गए थे। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ज्यादा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये तो कम से कम याद होना ही चाहिए। सवाल क्या पूछेगा आपको, ये देखो आंतरिक अशांति के आधार पर कब आपातकाल लगा। सवाल क्या पूछेगा, आंतरिक अशांति के आधार पर कब आपातकाल लगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1975 1975। 1975 कल मैं पूछूंगा कितने लोगों को याद रहता है, देखा है ना। ओके सर। देखेंगे। अब देखो इसमें क्या देख रहे थे, न्यायिक पुनरावलोकन, बहुत इजी है। देखो आप है ना रटने पर और लिखने पे भरोसा करोगे ना तो कुछ मामला जमेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे नोट सिलेबर माइक म्यूट करो ना, किसका ऑन है? क्या माइक म्यूट करो ना, किसका ऑन है? 90 अच्छा माइक माइक पांडे जी का है ऑन, कर दिया मैंने बंद। ठीक है भाई, माइक तो ऑटोमेटिकली बंद कर लिया करो। आप 11वीं क्लास के बच्चे हो, तीसरी क्लास के थोड़ी ना हो। 11वीं क्लास का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा होता है। अब आपको ये छोटी मोटी बातें बतानी पड़ेंगी क्या। देखो आप दो बातों पे फोकस रखना है ना। एक नंबर तो ये समझना और फिर उसको रिपीट करना। केवल लाइफ में दो ही चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तो समझने पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए कि ये क्या चीज है, और दूसरा उसको रिवाइज करना। अगर आप उसे रिवाइज नहीं करोगे तो आगे का पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। ये नियम है प्रकृति का, है ना। तो ये दो बातें जिंदगी में गांठ बांध के रखना। मेरे पर्सनल अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। दो चीजें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। क्या, नोट्स के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। बताओ 10th में कितने नोट्स आपने लिखे थे, कितनी किताबें लेकर आए थे। 10th का एग्जाम तो नहीं हुआ, क्या वाकई में वो कामयाब हुए क्या। नोट्स, बुक, हेल्प बुक, पासबुक, कुंजी सब जब काम आएंगी जब आपको समझ में आने लगेगा। समझ में आ रहे हो, फिर वो रफ्तार पकड़ने के काम आती है। लेकिन सबसे पहले काम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लास में क्या पढ़ा वो समझ में आया या नहीं आया, फिर उसको बार बार रिपीट करें, तब जाके अपने नोट्स तैयार होते हैं। है कि नहीं है। क्या पढ़ा है उसको हम राइट कर लें तो वो एक नोट्स का रूप बन जाता है। क्वेश्चन आंसर हल करें तो अपना मूल्यांकन हो जाता है कि क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। अब नोट्स तो कभी भी मिल जाएंगे, कैसे भी मिल जाएंगे, किसी के भी मिल जाएंगे, हम भी लिखवा देंगे। है कि नहीं है, और दे भी रहे हैं जैसे मान लो। तो वो सब किसी काम के नहीं है जब तक अपने समझ में नहीं आता। तो अपना मूल उद्देश्य क्या है, कि कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए। जैसे ही सवाल पूछे अगर अपना आंसर आ रहा है तो अपनी क्लास कामयाब, नहीं तो मतलब नहीं है। देखो न्यायिक पुनरावलोकन, देखो इसका अपन पोस्टमार्टम करते हैं तो अपने समझ में आएगा। पुनः का मतलब क्या होता है, दोबारा। अवलोकन का मतलब क्या होता है, जांच करना। वेरी गुड, यही बात होती है। अरे समझ में आया। पुनः का मतलब दोबारा, अवलोकन का मतलब जांच करना। ये लो, जिंदगी भर में कभी नहीं भूलोगे। बताओ कानून बनाना सबसे प्रमुख काम किसका था, कानून बनाना सबसे प्रमुख काम किसका था, संसद का। वेरी गुड। विधायिका का। हाँ ऐसी क्लास में आनंद आता है। देखो किसका काम था, संसद का। क्या जरूरी है क्या संसद हर बार ही सही बनाए कानून, क्योंकि कई बार संविधान के प्रावधानों का, प्रावधानों का मतलब आर्टिकल, है कि नहीं है। संविधान के प्रावधानों का क्या कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। कौन, ये वाले सदस्य। पता ऐसा होता है कि नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि गलत कानून बन जाते हैं, नहीं बनते क्या। कई बार ऐसे कानून बन जाते हैं जिसमें संविधान के 12 बजा देते हैं, संविधान के बॉर्डर को क्रॉस कर देते हैं, संविधान में जो चीज नहीं है उसको जोड़ देते हैं। तो ऐसे में इसका मॉनिटर कौन है, इसका मॉनिटर है सुप्रीम कोर्ट। कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ये उन गलतियों को क्या करता है, सुधार देता है। क्या कर देता है, सुधारता है। यही क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन है। इसमें क्या है, दोबारा जांचेगा, या तो उस नियम पर क्या लगा देगा, रोक, या तो जो नियम बना है उस पर क्या लगा देगा, रोक।
तो कहानी खत्म। या फिर क्या कर देगा, उसमें सुधार कर देगा, है ना, या फिर वापस लौटा देगा किसके पास, संसद के पास। कहेगा भाई इसको दोबारा देखो तुम लोग और इसमें सुधार करो। सरकार को आदेश भी जारी कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ क्या दिक्कत आई इसमें। बैठा क्या मामला बेटा। ये यस सर। व्यवस्था कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है ना। तो इतना अपने को डीपली जानना नहीं, अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय के पास। ये किसी भी बने हुए कानून की समीक्षा कर सकता है, जांच कर सकता है, पूरा पूरा इसका अधिकार है, हक है। ये संसद को आदेश जारी कर सकता है, बने हुए कानून को रोक सकता है, संशोधन के लिए कह सकता है, या उसमें कोई संशोधन खुद भी आदेश दे सकता है कि ऐसा नहीं, ये प्रावधान लागू कर दो, ये नहीं करेंगे हम, है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट एज ए भगवान ही एक तरीके से ये मान लो, है कि नहीं है। जैसे संसद पावरफुल है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है ना। दोनों की शक्तियां अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा है। बताओ क्या समझ में नहीं आया, आ रहा है समझ में। यस आगे सर। देखो, यस सर। अब देखो न्यायाधीश को पद से हटाना, और अपनी क्लास खत्म, 2 ही मिनट बच रही है, फटाफट हटाते हैं पद से। बहुत ये दादागिरी कर ली न्यायाधीश ने, है ना। अब हटाते हैं। तो देखो न्यायाधीश को पद से हटाने, न्यायाधीश को पद से हटाना। अब देखो एक शब्द याद रखना, महाभियोग। कौन सा शब्द, महाभियोग। न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, महाभियोग अपनाई जाती है। और दोनों सदनों में, या यूं कहें संसद में, विशेष बहुमत से, किससे, विशेष बहुमत से न्यायाधीश सर को- महाभियोग होता क्या कह रही है बेटा, है, सर महाभियोग। क्या होता है, जल्दी बोलो टाइम होने वाला है। सर ऐसे बोल रही हूँ, महाभियोग लिखो। हाँ, संसद विशेष बहुमत से न्यायाधीश को हटा सकता है, किसके द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। बताओ क्या दिक्कत है। 10th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा था आपने, 10th क्लास में था ना डिटेल से ये। महाभियोग गलत। यस सर। हाँ बिल्कुल, ये लो, महाभियोग भी बढ़ा गया, ठीक है। महाभियोग देखो क्या होता है, इसमें क्या है, विशेष बहुमत को हम देखेंगे। और विशेष बहुमत का क्या परसेंटेज ऑफ रेशियो था, यही था ना, 2/3 बहुमत, सेपरेट पार्टीशन ऑफ एवरी असेंबली। यही था कि प्रत्येक पार्ट में अलग अलग होना चाहिए विशेष बहुमत के साथ। अब इसमें भी ये ध्यान रखना, न्यायाधीश को अपना मत रखने का अधिकार दिया गया है, वो अपनी बात कह सकते हैं। बस बेटा इतना ही करेंगे आज, क्लास कंप्लीट है। कुछ पूछना हो तो बताओ फटाफट। ना सर। ठीक है, थैंक यू। समझ में आता है क्या, यस सर। यूं ही हाँ कर रहे हो। ना सर समझ में आता है। मैं पूछूंगा कल, है ना, क्या समझ में आया, फिर पता लग हाँ। जाएगा कितना समझ में आ रहा है। कल ओके तैयारी सर। करके आना, बढ़िया, है ना। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक्स सर।